1970 के दशक में एक बड़ी मशहूर फिल्म आई थी जिसका नाम था सफर। और इस फिल्म में एक गाना था जिसके बोल हैं, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। आज मीडिया का बिल्कुल यही हाल है और इसलिए आज हम ये सवाल आपके सामने लेकर आए हैं कि क्या भारत के लोग भी फरमाइशी खबरों का चित्रहार अब न्यूज चैनल्स पर देखना चाहते हैं? क्या भारत के लोग भी अब न्यूज चैनल्स पर न्यूज की बजाय नौटंकी देखकर अपना मनोरंजन करना चाहते हैं? यानी क्या खबरों और मनोरंजन का मिश्रण अब न्यूज चैनल्स पर दिखाया जा रहा है? न्यूज चैनलों पर इन दिनों जो कुछ भी दिखाया जा रहा है उस पर पूरे देश में बहस चल रही है। हमें भी कई लोगों ने लिखा कि इस पर बात करनी चाहिए क्योंकि न्यूज चैनल अपना आत्मविश्लेषण कभी नहीं करेंगे, इसलिए लोगों को लगता है कि अब इसके लिए और कौन सा मंच होगा। इसलिए आज हम न्यूज में हो रही नौटंकी वाली इस मिलावट का एक आत्म विश्लेषण करेंगे, अपना भी एक विश्लेषण हम करेंगे। इस विश्लेषण की पृष्ठभूमि में इस साल की वर्ष 2020 की दो सबसे बड़ी खबरें हैं। देखिए, वैसे तो 2020 की सबसे बड़ी खबर है कोविड-19 यानी कोरोना वायरस, लेकिन आपने भी ये देख लिया होगा कि भारत के मीडिया में अगर शुरुआती कुछ दिन छोड़ दिए जाएं तो कोरोना वायरस को लेकर भी भारत के मीडिया में वो कवरेज देखने को नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। हालांकि कोरोना वायरस भारत नहीं दुनिया की सबसे बड़ी खबर है इस साल की, लेकिन हमारे यहां जो सबसे बड़ी खबर है, कोरोना वायरस से भी जो बड़ी खबर है, वो है सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर। और दूसरी सबसे बड़ी खबर है जो आजकल चल रही है, वो है हाथरस का हत्याकांड। ये दो कोरोना वायरस से बड़ी खबरें हैं। इन दोनों खबरों के मामले में होना तो यह चाहिए था कि पीड़ितों को न्याय मिलता, उनके परिवार को न्याय मिलता और संपूर्ण सच सामने आता। लेकिन टीआरपी के नाम पर सत्य में फेक न्यूज की मिलावट होने लगी, पत्रकारिता के नाम पर आम लोगों का मनोरंजन करने की होड़ मच गई और न्याय और सत्य इस फरमाइशी रंगमंच के पर्दे के पीछे चले गए और देश के लोग चुपचाप ये सब कुछ होते हुए देखते रहे। कहते हैं कलम यानी पत्रकारिता की ताकत तलवार की ताकत से भी कई गुना ज्यादा होती है। ये हमने सुना है, पढ़ा है, देखा भी है। लेकिन आज के दौर की समस्या यह है कि कलम से सत्य लिखने वालों की संख्या बहुत कम हो चुकी है, जबकि हाथ में माइक और कैमरा लेकर न्यूज की नाट्यशाला में करतब दिखाने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में जब खबरों का अस्तित्व सिर्फ टीआरपी और फेक न्यूज के आसपास सिमट कर रह जाता है तो लोकतंत्र की नींव कमजोर होने लगती है। एक बड़ा सवाल यह भी है कि लोकतंत्र के लिए मीडिया बहुत आवश्यक है और अगर मीडिया कमजोर हो जाता है और अगर मीडिया भटक जाता है तो फिर लोकतंत्र का क्या होगा? भारत का लोकतंत्र जिन 4 स्तंभों पर टिका हुआ है उनकी नींव अब हिल रही है और ये 4 स्तंभ हैं। आपने वैसे सुना होगा, पढ़ा होगा, आपको पता भी होगा। ये 4 स्तंभ हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। ये चारों स्तंभ इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं। कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया और विधायिका। विधायिका से मतलब है हमारे देश के विधायक, हमारे देश के सांसद, हमारे देश के नेता। कार्यपालिका से मतलब है हमारे देश का प्रशासन, हमारे देश के अफसर, हमारे देश की पुलिस। न्यायपालिका का मतलब है हमारे देश की न्याय व्यवस्था, हमारी अदालतें। और मीडिया का मतलब है हम, यानी जो हर रोज दिन रात आपको खबरें बताते हैं। किसी भी लोकतंत्र के ये 4 स्तंभ होते हैं और इन चारों स्तंभों का मजबूत रहना बहुत जरूरी है। ये चारों स्तंभ अगर मजबूत रहेंगे तभी किसी देश में मीडिया, किसी देश में लोकतंत्र चलता रहेगा। और इसी कमजोर होती नींव को दर्शाती एक तस्वीर इस समय आपकी स्क्रीन पर है। विधायिका यानी जो नेता हमारा और आपका प्रतिनिधित्व करते हैं वो अपने व्यवहार से लोकतंत्र के पहले स्तंभ को बहुत पहले ही खंडित कर चुके हैं। इसलिए हमारे देश में नेताओं पर सबसे कम भरोसा किया जाता है। जिस कार्यपालिका पर जनता की सेवा की जिम्मेदारी होती है, जो जनता के सेवक होने चाहिए, उसकी भूमिका पर भी पिछले कुछ वर्षों से, दशकों से सवाल उठ रहे हैं और यह स्तंभ भी जर्जर होने लगा है। यानी लोगों को अब सरकारी अधिकारियों पर, पुलिस वालों पर, खाकी वर्दी पर अब विश्वास नहीं रहा। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ जिसे हम कहते हैं पत्रकारिता,
अब उसमें भी फेक न्यूज की मिलावट होने लगी है और अब मीडिया की नींव भी कमजोर स्थिति में बहुत पहुंच गई है। और जो चौथा स्तंभ है न्यायपालिका का, अब बस न्यायपालिका का ही एक स्तंभ बचा है जो कुछ हद तक टिका हुआ है, खड़ा हुआ है। कुल मिलाकर भारत का लोकतंत्र इस समय सिर्फ एक स्तंभ पर टिका हुआ है जिसे हम न्यायपालिका कहते हैं, लेकिन यहां भी अब भूकंप के झटके महसूस होने लगे हैं और न्यायपालिका की स्थिति भी इस समय बहुत अच्छी नहीं है। आपने देखा होगा अब सुप्रीम कोर्ट के जजों तक उन पर भी उंगलियां उठ रही हैं, उन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हमारे देश का टुकड़े टुकड़े गैंग अब सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी अब निशाना बनाया जा रहा है। इसलिए अब ये चारों स्तंभ धीरे 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 थरथराने लगे हैं और इन स्तंभों पर हमारे देश का लोकतंत्र खड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा संकट पत्रकारिता के स्तंभ के कमजोर होने से खड़ा हुआ है। आप सब जानते हैं नेताओं पर भरोसा करना तो हमारे देश ने बहुत पहले ही शुरू कर दिया था। उसके बाद हमारे देश के जो बड़े सरकारी अफसर हैं, पुलिस वाले हैं, उन पर भी भरोसा काफी कम हो चुका था। लेकिन इन दोनों के बारे में आपको जागरूक किसने किया था? मीडिया ने किया था। इन दोनों की असलियत, इनकी कमजोरियां आपको किसने बताई थी? मीडिया ने बताई थी। लेकिन अब मीडिया खुद कमजोर होने लगा है क्योंकि बाकी के तीन स्तंभों पर नजर रखने की जिम्मेदारी पत्रकारिता की होती है, मीडिया की होती है। इसीलिए इसको चौथा स्तंभ कहा जाता है क्योंकि ये चौथा स्तंभ बाकी के तीन स्तंभों पर नजर रखता था और अगर यह स्तंभ टूटा तो बाकी के तीन व्यवस्थाओं के निरंकुश होने का खतरा बहुत बढ़ जाएगा और आज हम इसी खतरे का विश्लेषण कर रहे हैं। हमारे इस विश्लेषण का आधार है इस साल यानी वर्ष 2020 की दो सबसे बड़ी खबरें, कोरोना वायरस से भी बड़ी खबरें। पहली खबर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर और दूसरी हाथरस में एक 18 वर्ष की लड़की की मौत की खबर। दोनों बहुत दुखद खबरें हैं। कायदे से तो यह होना चाहिए था कि इन दोनों खबरों के केंद्र में जो पीड़ित हैं उन्हें और उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए था और मीडिया इसमें एक सकारात्मक भूमिका निभाता। लेकिन जो हो रहा है वो इसके बिल्कुल विपरीत हो रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में पटना में जो एफआईआर दर्ज हुई उसमें कहीं भी हत्या का जिक्र नहीं है। यहां तक कि खुद सुशांत का परिवार भी हत्या की बात नहीं कह रहा। वो ये कह रहा है कि किसी ने आत्महत्या के लिए उसे उकसाया या मजबूर किया। फिर भी मीडिया का एक हिस्सा हर कीमत पर इसे हत्या ही साबित करना चाहता है, जबकि अभी तक इस मामले की जांच आत्महत्या की तरफ ही इशारा कर रही है। आपने देखा होगा इस मामले की जांच मुंबई पुलिस ने की, इस मामले की जांच बिहार पुलिस ने की और अब इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। तीन एजेंसियां जांच कर रही हैं, लेकिन तीनों में से कागजों को अगर आप देखें किसी ने भी मर्डर की जांच की बात नहीं कही है। तीनों ने यही कहा है ये आत्महत्या है और जांच इस बात की हो रही है कि ये आत्महत्या सुशांत सिंह राजपूत ने क्यों की। और आपने देखा होगा इस पूरे मामले में भी सबसे पहले यह कहा गया कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म जिम्मेदार है, यानी परिवारवाद। बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोड्यूसर और बड़े बड़े एक्टरों ने सुशांत सिंह राजपूत को काम देना बंद कर दिया था, इसलिए उन्होंने आत्महत्या की। सबसे पहले यह खबर आई, आपको याद होगा। उसके बाद दूसरी खबर यह आई कि इसमें कोई पॉलिटिकल नेक्सस हो सकता है। फिर कुछ नेताओं के नाम लिए गए, यह दूसरी खबर आई। फिर कुछ 1-2 हफ्ते के बाद खबर आई कि उसकी हत्या के पीछे रिया चक्रवर्ती का हाथ है और रिया चक्रवर्ती अरेस्ट भी हो गई। और उसके बाद लगातार हर रोज एक नया किरदार सामने आता रहा और अब पूरा देश कंफ्यूज है कि इस पूरे मामले में हुआ क्या। दूसरी तरफ हाथरस की बेटी के मामले में किसी भी मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन यहां भी मीडिया का एक हिस्सा इसे किसी भी कीमत पर गैंग रेप साबित करना चाहता है। यानी सुशांत के मामले में हर कीमत पर यह साबित करना चाहता है कि यह मर्डर है, जबकि वो मर्डर शायद नहीं था, अभी हम कह नहीं सकते। और हाथरस के मामले में मीडिया यह साबित करना चाहता है कि यह गैंगरेप था, लेकिन गैंगरेप साबित नहीं हो रहा। हालांकि इस मामले में जब लड़की ने बयान बदला तो पुलिस ने भी एफआईआर में रेप की धारा को जोड़ लिया था। यानी जो हम आपको आज बताने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कि जहां गैंगरेप नहीं है वहां मीडिया गैंगरेप ढूंढ रहा है और जहां मर्डर नहीं है वहां मीडिया मर्डर ढूंढ रहा है। तथ्यों को तिलांजलि देकर झूठ का यह कारोबार सिर्फ टीआरपी के लिए हो रहा है।
समस्या ये हो गई कि अगर किसी मामले पर कोई कुछ बोलता है तो मीडिया उसे उसी के खिलाफ इस्तेमाल करने लगता है, और अगर कोई कुछ नहीं बोलता तो उसकी खामोशी को भी उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया जाता है। यानी कोई बोले तो भी फंसे और ना बोले तो भी फंसे। इस देश में पहले लोग खाने पीने की चीजों में मिलावट की शिकायत करते थे, लेकिन अब लोगों की रगों में असत्य का वायरस पहुंचाया जा रहा है और कोई भी इस मिलावट की शिकायत अब नहीं कर रहा। मीडिया में यह बदलाव कैसे देश के भविष्य के लिए खतरनाक है, इस पर आज हम आपसे बात करेंगे। लेकिन पहले आप यह समझ लीजिए कि वर्ष 2020 की सबसे ताजा और बड़ी खबर यानी हाथरस की घटना पर आज का अपडेट क्या है वो भी आपको बता देते हैं। हाथरस हत्याकांड में आज का सबसे बड़ा अपडेट यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस घटना के आधार पर कई एफआईआर एक के बाद एक दर्ज कर ली है, और ये एफआईआर आम तौर पर ऐसी एफआईआर हैं जो आपने सुनी नहीं होंगी। ये कुछ अलग तरह की एफआईआर हैं। इनमें प्रदेश का माहौल बिगाड़ने और जातीय हिंसा फैलाने की साजिश की बात कही गई है। इस एफआईआर में मीडिया पर भी आरोप लगाए गए हैं। ये आप देखिएगा, मैं आपको आज बताता हूं। वो एफआईआर की कॉपी पहली बार आज मैं अपने हाथ में लेकर आया हूं। इस एफआईआर में मीडिया पर भी आरोप लगाए गए हैं, जिनके मुताबिक एक पत्रकार ने पीड़ित के भाई पर यह बयान देने का दबाव डाला है कि वो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। इसके अलावा एक अज्ञात नेता पर भी इस मामले में सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने का आरोप लगा है। यह आरोप भी है कि कुछ नेताओं ने इस लड़की के परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर लेने का लालच दिया। एफआईआर में यह भी कहा गया है कि फॉरेंसिक जांच और मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। फिर भी कुछ लोग मीडिया और सोशल मीडिया पर बार बार बलात्कार की बात कह रहे हैं। अब मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। मेरे हाथ में उस एफआईआर की कॉपी है। इस एफआईआर में लिखा है, पीड़िता के परिवार के लिए उन्हें बरगलाने तथा उन्हें गलत बयानी करने के लिए उन पर दबाव बनाने तथा उन्हें 50 लाख रुपए का प्रलोभन देकर उन्हें प्रदेश सरकार के विरुद्ध मिथ्या तथ्य बोलने, उनके अपने पूर्व के बयान को बदलवाने का प्रयास कर जनपद हाथरस व प्रदेश की लोक प्रशांति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने तथा आम जनमानस में भय व सत्रांक कारित करने का प्रयास किया गया है, ऐसा इसमें लिखा है। और इस मामले पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। फिर लिखा है, विधि विज्ञान प्रयोगशाला तथा मेडिकल आदि रिपोर्टों से भी बलात्कार की पुष्टि नहीं होने पर उसके परिवार को इस बिंदु पर बरगलाने, प्रलोभित करने तथा सारे वास्तविक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर सिखाने पढ़ाने के अनुसार मीडिया के सामने रखने का प्रयास किया गया कि मृतका ने उन्हें बलात्कार की बात बताई थी, इसलिए वो लगातार गैंगरेप की बात बताते रहे। और उसी कुत्सित योजना के अनुसार एक अज्ञात नेता ने, जिसकी ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उसने पीड़िता के परिवार के रिश्तेदार महिला से पीड़िता के परिवार पर यह दबाव डलवाया कि वो सरकार द्वारा प्रकरण में की जा रही कड़ी कार्रवाई से भी असंतुष्ट दिखे। यहां पर ये सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि इसमें एक पत्रकार का नाम भी है, वो भी मैं आपको पढ़कर बताना चाहता हूं। और इसमें लिखा है, एक अज्ञात पत्रकार ने, अब यह बात आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ऐसा पहली बार सामने आ रहा है जब किसी मीडिया हाउस पर या पत्रकार पर भी एफआईआर दर्ज कर ली जाए। एक अज्ञात पत्रकार ने पीड़िता के भाई को यह कहलवाने का प्रयास किया कि वो स्वयं अपने माता पिता से यह बाइट दिलवा दें कि वो शासन प्रशासन की उक्त प्रकरण में की गई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, जबकि पीड़िता के पिता ने पहले ही सार्वजनिक रूप से यह कहा था कि वो सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। इसके अलावा उनसे यह भी कहलवाने का प्रयास किया कि मृतका ने उनसे गैंगरेप की बात बताई थी, जबकि ऐसा इसमें नहीं था। और ये जो एफआईआर दर्ज की गई है अननोन लोगों के खिलाफ की गई है। इसमें षड्यंत्र, देशद्रोह, नफरत फैलाना, देश विरोधी काम करना, झूठ फैलाना, शांति भंग करना इत्यादि, इन सब की धाराएं यहां पर लगाई गई हैं। और ये उत्तर प्रदेश की पुलिस ने
एक नई एफआईआर आज ही दायर कर ली है और इसमें उन सब लोगों के नाम रखे गए हैं जिन लोगों ने पूरे देश में गलतफहमी फैलाने की कोशिश की है, झूठ फैलाने की कोशिश की है, मेन स्ट्रीम मीडिया, न्यूज चैनल और अखबारों के जरिए झूठ फैलाया है, सोशल मीडिया के जरिए झूठ फैलाया है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पीड़िता है उसके परिवार को भड़काने की कोशिश की गई है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। कई ऑडियो भी आजकल वायरल हैं। एक ऑडियो में यह बात सुनने में आ रही है कि कोई पीड़िता के परिवार को यह बता रहा है कि आप 25 नहीं 50 लाख का मुआवजा मांगिए। उनको यह भी बताया जा रहा है कि आप खुलकर सामने आइए, मीडिया को यह बताइए कि आप संतुष्ट नहीं हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश कर चुकी है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पीड़ित का परिवार इस मामले में सीबीआई जांच नहीं चाहता। अभी तक आपने यही सुना होगा कि हर बार पीड़ित का परिवार यह कहता है कि हमें सीबीआई की जांच चाहिए, राज्य की पुलिस पर भरोसा नहीं है। लेकिन पहली बार ऐसा सुनने में आ रहा है कि परिवार कह रहा है कि उन्हें सीबीआई की जांच चाहिए ही नहीं, बल्कि उनकी मांग है कि इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जाए। इस मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक बयान दिया है। पहले आप वो सुनिए। आपने आज समाचार पत्रों में पढ़ा होगा और न्यूज चैनल में आप देख रहे होंगे सुबह से ही, उत्तर प्रदेश में अभी कितनी भीषण जाति और सांप्रदायिक दंगे की नींव रखी गई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठनों के माध्यम से, विदेशी फंडिंग के माध्यम से कैसे कैसे लोग, राजनीतिक दलों के लोग, विभिन्न संगठनों के लोग किस तरीके से दंगा कराने पे उतारू थे। यह दृश्य आपने देखा होगा और पिछले एक सप्ताह से आप देख रहे होंगे कैसे माहौल को खराब करने का प्रयास हो रहा है, कैसे कोई समाज विरोधी तत्व, कैसे कोई राष्ट्रद्रोही तत्व इन सब चीजों को स्वीकार कर सकता है। क्योंकि उन्हें तो जर्जर यूपी चाहिए था, दंगाग्रस्त यूपी चाहिए था, अराजक यूपी चाहिए था। अब उनकी मनसाएं पूरी नहीं हो रही तो षड्यंत्र रचने में लगे हैं। सबको सुरक्षा, सबको सम्मान हमारा संकल्प है, लेकिन अगर कोई माहौल बिगाड़ने का कार्य करेगा तो सख्ती के साथ उससे निपटने की भी एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हम कार्य करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.